Hello friends, this is Advocate Happy Sharma here before you and I welcome you all on behalf of Happy Study Point. आज हम हमारी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ रहे थे पिछली दो क्लासेस से रिसर्च मैथडोलॉजी। रिसर्च मैथडोलॉजी एमपैट, नेट और इसी प्रकार की अनदर एग्जाम्स लाइक यूनिवर्सिटी के जो भी सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो रिसर्च मैथडोलॉजी के बारे में दो क्लास में हमने एक विस्तृत चर्चा की, जिसमें हमने ज़्यादातर यानी मेजर एरिया को कहीं ना कहीं कवर किया है। और जो भी एमपैट में अभी क्वेश्चंस हम देखेंगे पेपर फर्स्ट में, उसके दृष्टिकोण से यानी उस नज़रिए से ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो हम हमारे कारवां को आज आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम देखेंगे लिटरेचर रिव्यू के बारे में। हमने कल कुछ लास्ट में 6-7 पॉइंट्स पढ़े थे, उनमें हमने देखा था कि लिटरेचर रिव्यू भी एक रिसर्च का इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जो स्टेजेस थी डिफरेंट उसमें देखा, जैसे जो भी रिपोर्ट सबमिट होती है उसमें भी देखा हमने। और अलग अलग जगह पे हमने देखा कि जो लिटरेचर रिव्यू होता है, जब हम रिसर्च करते हैं तो लिटरेचर रिव्यू किया जाता है। लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं हम? क्योंकि हम कहीं से कोई भी सोर्स का जो ऑलरेडी कोई अगर रिसर्च हो चुकी है तो उसको जब रेफ़र करते हैं, उसमें ऑलरेडी रिसर्च के किसी भी डेटा को जब रेफ़र करते हैं तो वो पूरा जो लिटरेचर है यानी ऑलरेडी जो रिसर्च है, किसी का ऑलरेडी कोई वर्क है, उसको जब रिव्यू करते हैं तो वो लिटरेचर रिव्यू होता है। ये बिल्कुल नॉर्मल सेंस में था। A literature review in research methodology involves a systematically examining and analyzing scholarly sources relevant to a particular research topic or क्वेश्चन। यानी कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक और क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी रेलेवेंट है, जो भी रेलेवेंट सोर्सेज हैं, ठीक है, उन सब का एक तरीके से क्या करते हैं, एक सिस्टमैटिकली एग्जामिन करते हैं और एनालिसिस करते हैं, तो वो क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू कहलाता है। इसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे आइडेंटिफाइंग एग्जिस्टिंग नॉलेज। यानी लिटरेचर में हम क्या करते हैं कि ऑलरेडी कोई व्यक्ति रिसर्च कर चुका है तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई से क्या मतलब है कि जो भी हमारे रिसर्च प्रॉब्लम से रेलेवेंट है, जो हम अब करंटली रिसर्च कर रहे हैं उससे क्या चीज़ रेलेवेंट है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, यानी हमारे कौन सा काम का है। उसके बाद आता है एस्टेब्लिशिंग कॉन्टेक्स्ट, यानी किस कॉन्टेक्स्ट में वो रिसर्च की गई है, यानी किस संदर्भ में। हम कभी कभी कोई बात कहते हैं तो हम देखते हैं कि वह बात किस संदर्भ में कही गई है। उसी तरीके से जो लिटरेचर हम रिव्यू करते हैं, तो जो रिव्यू कर रहे हैं, जिस मटेरियल का रिव्यू कर रहे हैं वो किस संदर्भ में है और हमारा है वो किस संदर्भ में, हमारा जो रिसर्च प्रॉब्लम है, तो इसका कॉन्टेक्स्ट हम स्टैब्लिश करते हैं। इसके बाद आता है रिफाइनिंग रिसर्च क्वेश्चंस। जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनको रिफाइन करते हैं, यानी एररलेस बनाते हैं। कहीं ना कहीं हम जो हमारी रिसर्च, जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है उसके क्वेश्चंस को और जो हमने लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं उसमें से क्वेश्चंस को एक तरीके से हम ये देखते हैं क्वेश्चनिंग करके कि कहीं ना कहीं वो सिमिलर है या कितना डिसिमिलर है, कितना अंतर है, कितना क्या है, वो सारा एक प्रॉपरली हम उसको सिस्टमैटिक वे में देखते हैं। जो भी हमारी आइडेंटिफाई क्वेश्चन है, क्योंकि जो रिसर्च है उसमें हम कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उसमें एक प्रॉपरली क्वेश्चन फ्रेम करें कि लास्ट में जो भी हमको रिजल्ट मिलेगा, जो भी आउटकम्स आएंगी वो किस तरीके से आने वाली है, वो हमारे उन क्वेश्चंस को या तो अफर्मेटिव आंसर्स देंगी या फिर नेगेटिव। मैं बार बार इस बात को इसीलिए दोहराता हूँ कि हमको याद रहे कि रिसर्च में हमेशा जरूरी नहीं है आपकी बात लास्ट में प्रूव हो, यानी जो आप हाइपोथेसिस लेके चल रहे हैं वो बिल्कुल जरूरी नहीं है लास्ट में कहीं जाके वो आपको अफर्मेटिव उसका आंसर मिले, ये नेगेटिव भी हो सकता है। अब आता है मेथोडोलॉजिकल इनसाइट्स, यानी जो भी लिटरेचर आप जिसको रिव्यू कर रहे हैं उसमें किन मेथड्स का यूज हुआ था जब वो रिसर्च की गई थी, तो उसके स्कॉलर्स ने, यानी उसको जो भी रिसर्चर्स थे उन्होंने किन मेथड्स का यूज किया था और उन मेथड्स को आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें कितना उसकी रेलेवेंसी है, इस चीज को हम कहीं ना कहीं रिव्यू करते हैं। फिर इसके बाद आता है थ्योरेटिकल, यानी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जो उसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, जो जिस भी लिटरेचर को हम रिव्यू कर रहे हैं उसका हम एक थ्योरेटिकल, जो भी उसको किस तरीके से एक फ्रेम किया गया है, उसके डेटा को किस तरीके से कंसोलिडेट किया गया है, किस प्रकार से एक जनरलाइजेशन किया गया है उस रिसर्च में, उस थ्योरी को, उस फ्रेमवर्क को हम देखते हैं। फिर इसके बाद जैसे थ्योरेटिकल में हमने वो
एक फंडामेंटल टाइप रिसर्च पढ़ी थी, वो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जो रिसर्च थी उसमें, इसको मैं लिंक इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको रिकॉल हो सके। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था फंडामेंटल रिसर्च में सिर्फ एक्वायर ऑफ नॉलेज की बात होती है। तो जब नॉलेज को इकट्ठा किया जाता है तो वो एक लास्ट में उसका जो रिजल्ट आता है, आउटकम होती है, वो एक थ्योरी होती है। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स जो भी होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं देखा जाता है। फिर आता है डेटा सिंथेसिस एंड एनालिसिस, जो भी डेटा कलेक्ट किया है उससे रिलेटेड बात ये करता है। फिर आता है जस्टिफाइंग रिसर्च डिज़ाइन, जो भी डिज़ाइन उसमें यूज़ की है उसको किस तरीके से वो आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको जस्टिफाई करती है या नहीं करती, इस प्रकार से, इस नज़रिए से, इस दृष्टिकोण से उसको हम रिसर्च करते हैं। फिर आता है साइटिंग सोर्सेस, यानी जो भी लिटरेचर है उसका जो कहाँ कहाँ से उसमें पर्टिकुलर जो भी मटेरियल लिया गया है, जो भी डेटा उसमें यूज़ किया है, वो उसके क्या सोर्सेस थे, उसको हम एक बार रिव्यू करते हैं, साइट करते हुए, देखते हुए। नेक्स्ट आता है व्हाट इज हाइपोथेसिस। ये कहीं ना कहीं हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट सेकंड क्लास में। आज वापस इसको देखते हैं, व्हाट इज हाइपोथेसिस। हमने लास्ट क्लासेस में क्या देखा था, हाइपोथेसिस का क्या मतलब था। ये सिर्फ एक टेंटेटिव ऑब्जेक्ट यानी टेंटेटिव रिजल्ट जो हम स्टार्टिंग से सोच के चलते हैं। जब भी हम एक रिसर्च प्लान करते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं, तो एक टेंटेटिव आउटकम हम हमारे दिमाग में लेकर चलते हैं, जो कि लास्ट में या तो उसका वही अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव, इन दोनों में से कोई भी रिजल्ट या आउटकम आ सकती है। तो अ हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन, यानी या तो कोई स्टेटमेंट या फिर कोई भी प्रोपोजिशन दैट सजेस्ट अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर अ फिनोमेना और रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अब यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स इसमें स्पेसिफाई किए गए हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी में, जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, इसमें एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, इसमें कंट्रोल्ड वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, और भी इसमें 2-3 तरीके के वेरिएबल हैं। हालांकि हमको जो हमारे सिलेबस में है वो 2 तरीके की मेनली हमको पढ़ने हैं। पहला कौन सा है? इंडिपेंडेंट। फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल हमको देखना है, वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, इनका एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊं तो जैसे सबसे पहले तो इनको ये वर्ड्स अपने को क्या समझाते हैं उसको हम देखते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं होते, और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई भी प्लांट है उसमें हम कोई पर्टिकुलर टाइप का फर्टिलाइजर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एनपीके एक फर्टिलाइजर आता है जिसकी वैल्यू अलग अलग होती है, 19-19-19 इस रेशो में भी होता है, 19-0-19 इस रेशो में भी होता है। एनपीके, एनपीके क्या है? कोई भी ऐसा फर्टिलाइजर है, मान लो एनपीके, ये एक पर्टिकुलर रेशो में होते हैं, 19-19-19 मार्केट में अवेलेबल होता है, या कुछ भी रेशो हो सकता है इनका। ये 3 एलिमेंट्स होते हैं इस फर्टिलाइजर में, ये अलग अलग रेशो में हो सकते हैं। और एक पर्टिकुलर कोई भी प्लांट है, ये एक छोटा सा प्लांट है। अब इस प्लांट में जो ये फर्टिलाइजर दिया जाएगा, तो ये जो फर्टिलाइजर होता है ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन कौन सा फर्टिलाइजर देंगे, या तो 19-19-19 या 19.0.19, ये प्रोपोर्शनलिटी में हम देने वाले हैं। अब जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो इस पर डिपेंड होती है। वापस से समझो, इसको एक सेकंड के लिए हम दिमाग से निकालें, इस चीज को देखें, तो कोई भी फर्टिलाइजर है जिसका अलग अलग प्रोपोर्शनलिटी में ये 3 उसमें एलिमेंट होते हैं, ये 3 उसके घटक होते हैं। तो अब कौन सा खाद देंगे उस पर डिपेंड करता है इस प्लांट की ग्रोथ। यानी जो अगर हमने ऊपर वाला खाद दिया तो उस अकॉर्डिंग इसकी ग्रोथ होगी, और ये नीचे वाला खाद दिया तो कहीं ना कहीं इसमें जो ये फॉस्फोरस है वो 0 है, तो ये फॉस्फोरस जो इंग्रेडिएंट इस पेड़ की जो भी ग्रोथ के लिए चाहिए थे वो इसको नहीं मिले, तो इसके अलावा जो 2 एलिमेंट मिले उसके अकॉर्डिंग इसकी ग्रोथ होगी। तो ये प्लांट की जो ग्रोथ है, प्लांट की जो ग्रोथ है, इसकी थोड़ी मैं साइज बढ़ा लेता हूं। जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो कहीं ना कहीं डिपेंड होती है
फर्टिलाइजर पे, ठीक है। तो अगर फर्टिलाइजर पे प्लांट की ग्रोथ डिपेंड करती है, यानी फर्टिलाइजर 1 और फर्टिलाइजर 2, इन पे डिपेंड कर रही है किसकी, प्लांट की ग्रोथ, प्लांट्स ग्रोथ। अब क्या है, ये अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग है, अपनी जो मर्जी वो अपन यूज कर सकते हैं, और इसकी ग्रोथ इस पर डिपेंड है। तो ये कौन सा हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। क्यों, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। इन फर्टिलाइजर को प्लांट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्लांट का इनसे लेना देना है। अगर ये डालेंगे तो उस अकॉर्डिंग होगी, और ये डालेंगे तो उस अकॉर्डिंग ग्रोथ होगी। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो इनकी ग्रोथ होगी वो अलग वे में होगी, और इसमें इनकी ग्रोथ होगी वो कहीं अलग तरीके से होगी। ये जो दोनों है इनमें डिफरेंस आ जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। जब फर्टिलाइजर 1 प्लांट में डाला गया तो उसकी ग्रोथ अलग थी, और इसका इसमें यूज किया गया तो ग्रोथ अलग तरीके से थी। तो वेरिएबल्स, ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए है। इसका क्या मतलब समझे, यानी वेरिएबल 2 तरीके के होते हैं जो मेनली अपने को सिलेबस में पढ़ने हैं। 2 तरीके के, फर्स्ट कौन सा, इंडिपेंडेंट, सेकंड कौन सा, डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कौन से, जो अपनी मर्जी से अपन कोई भी यूज कर सकते हैं। डिपेंडेंट कौन से होते हैं, जो इसके ऊपर डिपेंड होते हैं, यानी जब अपन ये यूज करेंगे उसी अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं इस पे इफेक्ट होगा। अब इसका हम धीरे जब आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि दो तरीके से वेरिएबल्स का इफेक्ट होता है हाइपोथेसिस पे। नल हाइपोथेसिस का हम पढ़ेंगे, और उसके अलावा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि उनका कहीं ना कहीं, और इसके बाद भी हम कुछ कैलकुलेशंस की बात करेंगे मैथमेटिकल आज, जैसे मीन, मीडियन, मोड, इस तरीके की कैलकुलेशंस होती हैं। वो किस लिए हैं कि वो कहीं ना कहीं इनका डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए, इनका इफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए वो ऑब्जर्व करेंगे। तो वो सारी चीज में ये वेरिएबल का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, इसलिए ये टर्म से अभी आपको इंट्रोड्यूस करवाना इंपॉर्टेंट था। अब आता है की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हाइपोथेसिस इंक्लूड, यानी इसमें कुछ की कैरेक्टर, वैसे तो ये कहीं ना कहीं एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बट जो इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें कुछ पॉइंट्स ये हैं, जैसे कि टेस्टेबिलिटी हो सकती है। टेस्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि जो भी आपकी हाइपोथेसिस होती है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, उसको किसी भी मेथड से उसको टेस्ट किया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है। उसके अलावा फाल्सीफिएबिलिटी होती है। इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ ये होता है कि कोई भी हाइपोथेसिस जो आप सोच कर चल रहे हैं उसको अल्टीमेटली यानी फाइनल आउटकम में उसको रॉन्ग प्रूव किया जा सकता है। अगर कोई भी हाइपोथेसिस मान लीजिए इस तरीके की है कि लास्ट में उसको रॉन्ग प्रूव ही नहीं किया जा सकता, तो ऐसा माना जाता है, मतलब ऐसा कहा जाता है उसके लिए कि वो हाइपोथेसिस रॉन्ग थी, यानी आप जो हाइपोथेसिस सोच कर चल रहे हैं वही गलत है। क्यों, क्योंकि कोई भी हाइपोथेसिस हो उसके इक्वल चांस होने चाहिए डिसअप्रूवल का भी और अप्रूवल का भी, यानी लास्ट में अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के रिजल्ट के इक्वल चांसेस होते हैं। तो उस तरीके, इसके अलावा उसकी रेलेवेंस की भी एक बात होती है कि जो आप भी जो भी हाइपोथेसिस लेके चलते हैं स्टार्टिंग से, वो कहीं ना कहीं आपकी रिसर्च मटेरियल से रेलेवेंट होनी चाहिए। ऐसे नहीं आप रिसर्च तो कर रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर पे और आपकी हाइपोथेसिस प्लांट वगैरह से रिलेटेड लेकर स्टार्टिंग से चल रहे हैं। जैसे ग्रोथ की बात करते हैं, ह्यूमन बेबी होता है किस तरीके से ग्रो करता है, उसका एक नॉर्मल जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो कौन सा होता है, और आप उसको कंपेयर कर रहे हैं किसी प्लांट से, तो ये दोनों एक हाइपोथेसिस अलग है। तो रेलेवेंसी भी दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। उसके अलावा स्पेसिफिसिटी यानी स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक कोई भी ऐसी चीज हो, कोई भी आप जो हाइपोथेसिस लेके चल रहे हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था बिहेवियर से रिलेटेड भी हो सकती है, ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड, किसी ग्रुप की भी स्टडी हो सकती है रिसर्च में, किसी इंडिविजुअल के बारे में भी कोई भी रिसर्च हो सकती है। तो वो जो आपकी हाइपोथेसिस होती है वो भी कहीं ना कहीं स्पेसिफिक होनी चाहिए, यानी जो स्पेसिफिसिटी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद लास्ट आता है लॉजिकल कंसिस्टेंसी। लॉजिकल कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं निरंतरता होनी चाहिए, यानी जो भी आपने हाइपोथेसिस स्टार्टिंग से रखी है वो कहीं ना कहीं आपके रिसर्च मटेरियल से, जो भी आपकी आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम है रिसर्च में, उससे कहीं ना कहीं निरंतरता उसके साथ होनी चाहिए, यानी उनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आता है
फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी जो हाइपोथेसिस होती है वो कैसे फॉर्मुलेट होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, इसका हमेशा याद रखो, सबसे स्टार्टिंग में जो हाइपोथेसिस की बात आएगी तो आपको सबसे पहले आइडेंटिटी ऑफ जो भी आपका रिसर्च टॉपिक है वो होना चाहिए। यानी पहला पॉइंट, आइडेंटिटी ऑफ द रिसर्च टॉपिक, यानी स्टार्ट बाय क्लियरली डिफाइनिंग द रिसर्च टॉपिक और प्रॉब्लम यू वांट टू इन्वेस्टिगेट। दिस कुड बी बेस्ड ऑन पर्सनल इंटरेस्ट, गैप्स इन एग्जिस्टिंग लिटरेचर और प्रैक्टिकल रेलेवेंस। यानी जो भी आप स्टार्टिंग में आपका टॉपिक स्टार्टिंग में जो भी आपका टॉपिक लेते हैं, जो भी आप आइडेंटिफाई करते हैं रिसर्च टॉपिक, या तो वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिटरेचर से, यानी उस पर ऑलरेडी कोई रिसर्च हो चुकी है, उसमें कोई गैप रह गया था, या फिर उसमें कोई खामी रह गई थी, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर आपने कोई नई रिसर्च प्रॉब्लम ली है तो उसको एक प्रॉपर वे में आप स्टार्टिंग में ही आइडेंटिफाई करके चलेंगे। सेकेंड होता है रिव्यू एग्जिस्टिंग लिटरेचर, यानी ऑलरेडी अगर कोई एग्जिस्ट करता है लिटरेचर तो उसको एक प्रॉपर तरीके से आप रिव्यू करेंगे, यानी कंडक्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेचर रिव्यू। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब एक समग्र तरीके से, यानी पर्याप्त वे में उसका क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट द टॉपिक। यानी जो भी आपका टॉपिक है, जो आपने रिसर्च के लिए टॉपिक चूज किया है, उसमें प्रॉपरली आप उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू उसका करेंगे, समग्र रूप से, यानी संपूर्ण तरीके से उसका पर्याप्त रूप से उसका एक रिव्यू करेंगे कि वो जो टॉपिक है उस पर अगर ऑलरेडी कोई रिसर्च की गई है तो उसमें क्या खामियां थी, और उसके अलावा उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस ऑलरेडी नॉन है। उसके बाद आता है आइडेंटिफाई रेलेवेंट थ्योरीज, कंसेप्ट्स एंड एम्पिरिकल फाइंडिंग्स। यानी जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है उसके बारे में ऑलरेडी कोई थ्योरीज चल रही हैं, कोई कॉन्सेप्ट्स हैं, या फिर कोई भी एम्पिरिकल यानी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, यानी मतलब इंसान का पर्सनल एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं उसकी बात ये करता है, उससे अगर कोई आ रखी हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी हाइपोथेसिस को इन्फॉर्म बनाएंगे, यानी इससे आप अपने आप को इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। फिर आता है डिफाइन की वेरिएबल्स। अब वही बात आ गई, अभी मैंने आपको बताया वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें पता रखना है, आपकी जो भी हाइपोथेसिस लेके चले तो उसमें वेरिएबल्स के बारे में समझना है कि आपने दो फैक्ट लिए हैं उसमें, तो उसमें कितना कितना डिफरेंस हो सकता है, वो बिल्कुल जीरो तो नहीं है या फिर ज़्यादा है, यानी किसी और की रिसर्च और आपकी रिसर्च इन दोनों का भी पता करना है। तो इस तरीके से कई चीज़ें हैं, जैसे डिटरमाइन द की वेरिएबल्स और फैक्टर्स दैट आर सेंट्रल टू योर रिसर्च क्वेश्चन। यानी जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है, जो भी आपने रिसर्च क्वेश्चंस लिए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपने सेलेक्ट की है, वो किस तरीके से उसमें वेरिएबल्स, जो की वेरिएबल्स है उनको आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है, स्टार्टिंग से ही डिटरमाइन करके चलना है। वेरिएबल्स आर मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स दैट कैन वेरी और चेंज। जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो मेजरेबल, जो भी मेजरेबल क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वेरिएबल को हम मेजर कर सकते हैं, और दैट कैन वेरी और चेंज, जो बदल सकते हैं। अब मेजरेबल, यहाँ पे एक वर्ड आया है मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, इस पर हमारा एक मेजर पोर्शन आज की क्लास का होने वाला है, जिसको हम ऑब्जर्व करके चलेंगे और उसको सिर्फ आपको देखना है। उसको समझने के लिए तो जैसे अगर मैथमेटिकल मेजरमेंट्स की बात आएगी तो उसमें कहीं ना कहीं मैथमेटिकल फॉर्मूलाज का आज ज़्यादा यूज़ होगा, तो उस चीज़ को देखने के लिए आप कहीं ना कहीं मैथ की क्लास आपको लेनी पड़ेगी। तो आज तो सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कब कब मीन, मीडियन, मोड, इस तरीके की चीज़ों को हम ऑब्जर्व करेंगे, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो थोड़ा सा दिमाग में रखना, हम अभी देखेंगे। स्पेसिफाई द रिलेशनशिप, यानी कंसिडर द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप यू वांट टू इन्वेस्टिगेट बिटवीन द वेरिएबल्स। विल यू बी एक्सप्लोरिंग correlation or association? Clarify whether you expect one variable to influence the other or if they are simply related। यानी आप जो भी रिसर्च में, जो भी आपका रिसर्च क्वेश्चन है उसमें देखो कि जो आपके डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उनमें कितना रिलेशन है, वो कितना एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, किस तरीके से एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, या एक दूसरे से किस तरीके से एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं, ये सारी ये बात बताता है। कोरिलेशन और एसोसिएशन के बारे में उसको बताया जाना चाहिए, और आपका जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसको कंसिडर करते हुए उनकी किसको, नेचर ऑफ द रिलेशनशिप यू वांट टू इन्वेस्टिगेट। यानी स्टार्टिंग में ही आप देखो कि जो भी आपका
सर्च प्रॉब्लम है, जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है, उसमें किस तरीके से वेरिएबल्स के बीच में, अभी पहले वाली स्टेज में आपने देखा कि आपको स्टार्टिंग में स्पेसिफाई करने होते हैं, डिटरमाइन करने होता है वेरिएबल्स को, उसके बाद उनमें रिलेशनशिप को देखना पड़ता है, फिर उसके बाद स्टेट द नल हाइपोथेसिस। अब इसका क्या मतलब होता है? नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है, देखो ये कहीं ना कहीं सीक्वेंस बन रहा है यहाँ पे, अगर अपन देखेंगे तो सबसे पहले अपन ने आइडेंटिफाई किया रिसर्च टॉपिक, उसके बाद हमने आइडेंटिफाई के बाद क्या किया, जैसे ही हमारा रिसर्च टॉपिक हमको मिल गया तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अगर उसी पे कोई भी रिसर्च थी या कोई लिटरेचर है उसको रिव्यू किया, उसके बाद हमने डिटरमाइन किया क्या, वेरिएबल्स, यानी जो भी रिसर्च में हम चीज़ें देखेंगे कि कितनी अंतर है दोनों में, कौन सी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, कहाँ कितना उनमें गैप है, कितना क्या है, वो हम सबसे पहले डिटरमाइन करेंगे। फिर उसके बाद डिटरमाइन करने के बाद हम उनमें देखेंगे कि उनकी रिलेशनशिप अगर है तो उसमें कितना रिलेशन है, स्पेसिफाई करेंगे अगर कोई रिलेशनशिप है कि हाँ भाई ये इतना इतना मेल खाते हैं, इतना नहीं खाते, तो अब उसको रिलेशनशिप को अगर स्टेट द नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस का मतलब है अगर उसमें जीरो रिलेशनशिप है, वो कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो उसको हम जैसे पढ़ते हैं इसको, द नल हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट्स द एब्सेंस ऑफ अ रिलेशनशिप, यानी कोई भी उसमें रिलेशनशिप नहीं है, और डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स, यानी जो रिलेशनशिप है या फिर कोई भी डिफरेंस है वो क्या है, एब्सेंट है, कोई नहीं है, जीरो है, तो इसको हम H0 से भी मेंशन करते हैं। इट सजेस्ट दैट एनी ऑब्जर्व्ड इफेक्ट इज ड्यू टू चेंज और रैंडम वेरिएशन, फॉर्मुलेट द नल हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन दिस प्रीमाइस। अब क्या होता है इसके बाद, फॉर्मुलेट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। एक तो कंडीशन ही हो सकती है कि आपके जो वेरिएबल्स आपने स्टार्टिंग में डिटरमाइन किए थे उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, उनके बीच में कोई भी कहीं ना कहीं डिफरेंस नहीं है। अब आता है सेकंड, अगर है तो उसको कैसे मेंशन करता है, फॉर्मुलेट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 और HA, यानी अब दोनों में, अब इसको H1 और HA क्यों लिखा है, तो ये जो स्टार्टिंग ये जो वर्ड होते हैं दो, ये आपस में इनमें डिफरेंस को दर्शाते हैं, और ये क्या है, हाइपोथेसिस को डिनोट करता है, यानी हाइपोथेसिस का एक वेरिएबल ये है और एक वेरिएबल ये है, जो हमने स्टार्टिंग में डिनोट किए थे, जैसे मैथ में अपन लेके चलते थे ना, किसी टर्म्स को x कंसीडर करते थे, किसी को y, उसी तरीके से है सिंपल यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। अलग अलग जो वेरिएबल है उनकी बात करता है, ये वेरिएबल 1 मानो, ये 2 मानो, तो इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप या इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बताती है। द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस प्रपोजेस अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप और डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स, इट रिफ्लेक्ट्स योर रिसर्च हाइपोथेसिस और आउटकम यू एक्सपेक्ट टू फाइंड। या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्लियर एंड टेस्टेबल, यानी जो भी आपकी अल्टरनेटिव वो क्लियर है और टेस्टेबल, यानी जो भी आप इसमें डिफरेंशिएट करते हो, जो भी आप इसमें रिलेशनशिप पाते हो वो क्या होती है, टेस्टेबल होती है, उसको टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब आता है कंसीडर डायरेक्शनलिटी। इसमें क्या आता है, डिटरमाइन वेदर योर हाइपोथेसिस इज डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। अब इसमें भी दो चीजें होती हैं कि जो आपकी हाइपोथेसिस है वो कहीं ना कहीं डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है। अब डायरेक्शनल क्या होता है और नॉन डायरेक्शनल क्या होता है, इसको इसमें एग्जांपल के साथ बताया कि जैसे कोई भी वेरिएबल है ए, जैसे अपन फिजिक्स में, मैथ में ऐसी बहुत सारी टर्म्स पढ़ी थी जहां अपन देखते थे ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, या फिर ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, यानी ये बढ़ रहा है तो ये घट जाएगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, इस तरीके से वही चीज कहीं ना कहीं इसी में होती है, यानी डायरेक्टली हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, यानी कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया वेरिएबल्स क्या होते हैं, दो तरीके के, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। एक हमेशा दूसरे पे डिपेंड करेगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, तो उस तरीके से अगर इस पे ये डिपेंड करता है तो वो डिपेंडेंसी जो है वो रिलेशनशिप है, हम कहीं ना कहीं यही तो निकालते हैं हाइपोथेसिस में कि वो रिलेशनशिप क्या है, उनके बीच में जो डिफरेंस है तो वो क्या है, तो रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप ही तो है कि ये बढ़ता है तो ये घट जाता है, और ये बढ़ता है तो ये घट जाता है, और अब ये तो क्या है, रिलेशनशिप, और वो कितना है उसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग में हमने देखा था, ये क्या होता है, मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये मेजरमेंट की जा सकती है इनकी। और इसी तरीके से यहाँ पे इसमें भी एक इनके बीच में रिलेशनशिप है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा, ये घटेगा तो ये भी घट जाएगा, और ये जितना बढ़ेगा कितना बढ़ेगा वो हम मेजर कर सकते हैं, तो वही चीज थी। अब नॉन डायरेक्शनल क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल वो होते हैं डू नॉट स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप। एग्जाम्पल,
देयर विल बी अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एंड वेरिएबल बी। यानी इसमें स्पेसिफाई नहीं करता कि क्या इन दोनों के बीच में रिलेशन है, यहाँ तो स्पेसिफाई है कि कितना क्या है जो भी है। यहाँ पे हो सकता है ये रिलेशनशिप हो कि ए है वो कहीं ना कहीं हाफ ऑफ द बी है, यानी ए जो है वो बी का आधा है, ए क्या है बी का आधा है, ए एक वेरिएबल है वो बी का आधा है, तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। अब अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 भी हो जाएगा, और इसको करेंगे तो ये ए हो जाएगा, तो इसकी आउटकम क्या आएगी फाइनल, ए इक्वल टू 2b। इस तरीके की एक इक्वेशन हमारे पास आएगी। तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमको पता लगता है कि हाँ इसमें अगर कुछ दोनों में ऐड किया जाए तो इस तरीके से होगा। अब इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, मेजरेबल है। लेकिन नॉन डायरेक्शनल में क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल में ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं बताया जाता। इसके बाद आता है एंश्योर टेस्टेबिलिटी एंड फॉल्सिफिएबिलिटी, यानी इंश्योर करेंगे कि जो आपका हाइपोथेसिस है वो टेस्टेबल हो और उसको फॉल्सिफाई किया जा सके। फॉल्सिफाई का मतलब लास्ट में रॉन्ग प्रूव किया जा सके। रिफाइन एंड फाइनलाइज द हाइपोथेसिस, रिव्यू एंड रिफाइन योर हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन फीडबैक फ्रॉम colleagues, advisors or experts in the field. Consider potential confounding variables or alternative explanations that may influence your hypothesis. ये कहीं ना कहीं वही बात करता है कि जो भी आपकी हाइपोथेसिस उसको रिव्यू करो, रिफाइन करो। रिफाइन का मतलब कि जो भी आपकी हाइपोथेसिस उसको और अच्छे से कैसे कैसे उसमें जो भी आप एरर्स हैं उनको कहीं ना कहीं रिमूव कर सकते हैं। जो भी एम्बिग्यूटी का क्या मतलब होता है कि कोई भी खामियां हैं, कोई गैप है, उनको कम कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं, एक्सपर्ट से बात करो, आपके कलीग से बात करो, कोई एडवाइजर्स हो उनसे बात करो। फिर इसके बाद आती है डॉक्यूमेंट द हाइपोथेसिस, यानी क्लियरली डॉक्यूमेंट योर हाइपोथेसिस इन योर रिसर्च proposal or study protocol. Provide a rationale for why you formulated this hypothesis based on theory, empirical evidence और logical reasoning. ये लास्ट में हाइपोथेसिस को डॉक्यूमेंटेशन के लिए बात कर रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट में एक तरीके से डॉक्यूमेंट बनाना है, एक प्रॉपरली उसको रखना है। इसके बाद आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो आपकी हाइपोथेसिस है उसकी टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर बेस्ड ऑन सैम्पल डेटा। यानी जो भी हाइपोथेसिस होती है उसकी टेस्टिंग की बात करता है। तो इसके लिए स्टैटिस्टिकल मेथड, यानी जो मैथमेटिकल टाइप की, जैसे चार्ट हो गए, पैराग्राफ ग्राफ हो गए, या फिर इसी तरीके से पाई चार्ट वगैरह हो गए, नंबर्स में हो गए, तो इस तरीके की ये क्या होता है, टेस्टिंग होती है इसकी। और इसके बाद इनको कोई ना कोई इस पे इन्फ्रेंसेस, यानी कोई इन्फ्रेंसेस का मतलब हम कुछ कह सकते हैं उसके बारे में, इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर बेस्ड ऑन सैंपल डेटा, जो कि हम कहीं ना कहीं सैंपल डेटा पे, यानी कोई भी पॉपुलेशन जो होता है वो उसमें से हम सैंपल निकालते हैं। इसको हमने मेथड को लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, किस तरीके से पूरी पॉपुलेशन में से कुछ हिस्सा निकालते हैं, और सैंपलिंग के भी हमने अलग अलग मेथड देखे थे कि किस तरीके से वो होती है। प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, ये सारा हमने कल डिस्कस किया था। इट इन्वॉल्व्स इवेल्युएटिंग टू competing hypotheses, the null hypothesis and the alternative hypothesis। ये इसमें कौन कौन से जो मेथड अभी हमने डिस्कस किए वो दो इसमें होते हैं, कौन सा, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव। अभी अभी टेस्टिंग के लिए हम कौन सा वही चीज़ निकालेंगे कि इनके बीच में रिलेशन क्या है तो कितना है। जीरो है, कोई रिलेशन नहीं है, तो नल हाइपोथेसिस हो गया। और अगर है, दोनों जो भी वेरिएबल है उनके बीच में अगर कोई डिफरेंस है या फिर कोई रिलेशनशिप है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इनकी जो भी लिंकेज है उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। द गोल इज टू डिटरमाइन वेदर देयर इज इनफ एविडेंस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इन फेवर ऑफ द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यानी जो इसका अल्टरनेटिव ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है कि हम एक ऐसे गोल को प्राप्त कर सकें, यानी ऐसा गोल हम अचीव करें जहाँ पे या तो हम ये कहें कि हाँ भाई कि जो नल हाइपोथेसिस है वो गलत है, यानी जो हमने देखा कि इन दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है या कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा नहीं है, इनके बीच में है। और क्या है वो हमको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की, जैसे मैंने अभी आपको बताया उस तरीके से कैलकुलेशन से हमको पता लगता है कि उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं या क्या रिलेशनशिप है। उसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ डेटा। डेटा के बारे में हमने लास्ट क्लास में खूब अच्छे से पढ़ा था। डेटा कौन कौन सा होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। उसके अलावा उसके हमने ये देखे थे कि वो कैसा होता है, वो स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है, वो कहीं ना कहीं आपके माइंड से रिलेटेड कॉग्निटिव डेटा भी हो सकता है, या फिर वो किसी भी प्रकार का
टेंटेटिव जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं कैसा भी हो, वो सब डेटा की अलग अलग वो थी फॉर्म्स। उसके अलावा हमने डेटा की टाइप्स पढ़ी, प्राइमरी, सेकेंडरी, और उसके बाद आज पढ़ेंगे हम उसका एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस टिपिकली फॉलोज सेवरल स्टेप्स। तो उनमें से 3 स्टेप्स हैं। पहला होता है डिस्क्रिप्टिव, दूसरा होता है इन्फ्रेंशियल, और तीसरा कौन सा हो सकता है अपना स्टैटिस्टिकल। डिस्क्रिप्टिव, इन्फ्रेंशियल, स्टैटिस्टिकल। यानी डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, यानी जो भी डेटा है आपका उसको डिटेल में आप कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करते हैं। और इन्फ्रेंशियल मतलब अनुमान, अनुमानिक, ये शब्द मेरे हिसाब से सही है। कहीं ना कहीं अनुमान के अकॉर्डिंग हम उसको स्टैट्स में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स, इसका क्या अर्थ है, जो भी मैथमेटिकल visualization of data, visualization refers to visual representing of data using graphical elements such as charts, graphs, plots and maps। इस तरीके से इसको हम एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव में क्या है, कैलकुलेट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स सच एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब जैसे जो भी हमारा जो डेटा होता है उसको एनालिसिस करते हैं, तो उसमें हम वही जो मैंने अभी आपको बताया, मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीज़, अगर वो मेजरमेंट, जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा डेटा है बहुत सारा, आपने कोई सर्वे किया, फॉर एग्जांपल 2 जगह पे सर्वे किया, एक्स और वाई, और यहाँ पे आपने देखा कि नॉर्मली आपने ये सर्वे आपका ये था कि इन दोनों गांव में, यानी ये विलेज एक्स और विलेज वाई, इनमें एक एज देखी आपने कि भाई 20 साल से ऊपर के कितने लोग हैं। तो ठीक है, यहाँ पे मिले आपको 20 ईयर्स से मान लेते हैं, 20 ईयर से बड़े, अबव 20 to 30 का देखा अपन ने डेटा। तो एक्स में थे 3, वाई में थे 2, फिर आपने निकाला 30 to 40, यहाँ पे थे 5, यहाँ पे थे 1, फिर आपने निकाला 40 to 50, यहाँ पे मिले आपको 7, यहाँ पे मिला आपको 2। इस तरीके से एक डेटा आपके पास इकट्ठा होता चला गया। तो अब जब आप इस डेटा का एनालिसिस करते हैं तो इनको कहीं ना कहीं एक डिफरेंट तरीके से आप इसको देखते हैं। कैसे, मीन, मीडियन, मोड, ये 3 आपके पास मैथमेटिकल वेरिएशंस होती है, जिसमें आपने देखा होगा इस तरीके से लिखा जाता है, एक फॉर्मूला टाइप होता है कुछ, x अपॉन समथिंग समथिंग इनटू, यानी डेविएशन होती है आपकी, डेविएशन आप चेक करते हैं, उसको मल्टीप्लाई 100 से करते हैं। ये कहीं ना कहीं मैथमेटिकल का कंसेप्ट है, आपको अभी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ये एक समझने के लिए कि जब आपके पास बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो जाएगा, आपने इस प्रकार का सर्वे किया, तो एक प्रॉपर वैल्यू आपको निकालनी है। तो जैसे इसका निकालना है, मोड वोड निकालना है, तो आप उसको एवरेज निकालोगे, इन सबका टोटल करके उसको एवरेज निकाल दो। जैसे मान लो आपके पास डेटा में 10 पॉइंट्स हैं, तो 10 पॉइंट का एवरेज कैसे निकलेगा, सबको ऐड किया, सबको ऐड करने में मान लीजिए 100 आया, 100 का 10 लोगों का, तो इक्वल टू 10। इस प्रकार से मोड वोड जो निकालते हैं, यानी एक कैलकुलेशंस होती है मैथमेटिकल, जो भी आपको चाहिए। तो उस तरीके का ये, अब आपकी रिसर्च ही मान लीजिए इस तरीके की है कि आपको एवरेज पर्सन निकालने हैं कि कितने लोग हैं जिनकी एक पर्टिकुलर कोई भी कंसेप्ट निकालना है, तो उसमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज वाला फॉर्मूला यूज करो। तो यही सब एक डेटा का एनालिसिस होता है, यानी जो भी आपने डेटा इकट्ठा किया है उसको किस तरीके से आपको यूज करना है, किस तरीके से अपने काम के लिए उसको यूज करना है, वही चीज उसमें जो भी मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को आपको अप्लाई करना है कर करा के, और आप उसको एनालिसिस करते हो। जब आपने एनालिसिस कर लिया आपके डेटा का अलग अलग, जैसे आपने जो भी निकालना था, मीन निकालना था, मोड निकालना था, मीडियन निकालना था, वॉट एवर यू वांट, तो उसको फिर आप क्या करते हैं, अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा रेफर्स टू द वे इन विच डेटा पॉइंट्स आर स्प्रेड और डिस्पर्स्ड अक्रॉस डिफरेंट वैल्यूज और कैटेगरीज। यानी जो डेटा होता है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा रेफर्स टू द वे इन विच डेटा पॉइंट्स आर स्प्रेड, यानी जिस तरीके से उनको बांटा गया, फैलाया गया, और डिस्पर्स्ड यानी एक बड़े एरिया में उसको किस तरीके से फैलाया गया अक्रॉस डिफरेंट वैल्यूज, अलग अलग उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग। यानी अपन ने अभी स्टार्टिंग इसकी पिछली स्लाइड में मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल दिया कि इस तरीके से मैथमेटिक कैलकुलेशन से आपके पास डिफरेंट डेटा आता है। तो उस डेटा को जब आपने कैलकुलेट करके निकालेंगे, तो अब उसका आप क्या करोगे,
उसको आप जहां जहां आपको जिस जिस तरीके से आपने क्वेश्चनियर एक टाइप किया था, आपकी एक लिस्ट बनाई थी क्वेश्चंस की रिसर्च में, उस अकॉर्डिंग उस डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी जहां पे मीन की आवश्यकता थी वहां पे मीन की वैल्यू आ जाएगी, जहां मोड की थी मोड आ जाएगा, जहां मीडियन की थी वहां पे वो आ जाएगा, चाहे एवरेज की थी एवरेज आ जाएगा, जहां ग्राफिकल कोई भी आपको एज से रिलेटेड चाहिए तो वो आ जाएगा। तो आपके क्वेश्चंस में, यानी एक सिंपल, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल अपन लेते हैं। जैसे एक गांव में नॉर्मली देखा जाए कि अपन ने देखा एक एक्स करके एक गांव है, उसमें अलग अलग एज के लोग थे। अपन को एवरेज एज निकालनी है। अपना रिसर्च पॉइंट क्या है? एवरेज एज मालूम करनी है। कहाँ की मालूम करनी है अपने को? मान लीजिए महेश नगर की मालूम करनी है। महेश नगर की अपन को एवरेज एज मालूम करनी है। अपन गए महेश नगर में जाके देखा अपन ने एक सैम्पलिंग की पूरी पॉपुलेशन में से। सैम्पलिंग मतलब 20 लोगों का अपन ने इकट्ठा किया। 20 लोगों में एक की एज थी 20, एक की एज थी 35, एक की एज थी अपने पास 39 मान लीजिए, एक की एज थी अपने पास 46, एक की एज थी अपने पास 15। अब इसका टोटल कीजिए, 6 5 11 11 9 20 25 5 2 कैरी 2 2 2 4 4 3 7 3 10 और 5 15। अब इसकी एक एवरेज एज अपन को कैलकुलेट करनी है। ये सब 5 लोगों की सब टोटल एज आ गई। कितने लोगों की आ गई? 5 लोगों की। तो अब इसका एवरेज एज का क्या? डिवाइडेड बाय 5। तो ये इसकी पर पर्सन एवरेज एज आ जाती है। तो एक अपना मान लीजिए रिसर्च का क्वेश्चन, उसमें ये डेटा आपने कैलकुलेट करके निकाला, तो ये डेटा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी इसको यहाँ अपने आप सेट कर दिया। इसके अलावा सेकंड मान लीजिए अपनी किसी रिसर्च थी कौन सी पार्टी जीतेगी, तो जैसे टोटल सीट्स मान लीजिए अपने अपने जो भी कोई भी चुनाव ले लीजिए आप, लोकसभा का ही ले लीजिए, 350 सीट्स है। तो इसमें आपको कैलकुलेट करना है। अब आप नॉर्मली आप सर्वे करते हैं, जगह जगह पे जाते हैं, आपको पता लगता है कि भाजपा के पास आ रही है भाई साहब 100 सीट, उसके बाद कांग्रेस के पास भी आ रही है 100 सीट, इसके बाद आम आदमी पार्टी भी आ जाती है, उसके पास भी 100 सीट, या फिर कुछ भी चेंज कर लीजिए, इसके पास 109 कर लीजिए, इसके पास 108 कर लीजिए, इसके पास भी आप कितनी मान सकते हैं, इसके पास आप 106 कर लीजिए। इस प्रकार अब रिमेनिंग जो थी वो निर्दलीय थे। इस बार इस तरीके का चुनाव हुआ, तो कांटे की टक्कर है, सरकार कोई बना सकता है। तो इस प्रकार का एक डेटा आपके पास आ गया। तो अब बात आएगी रिसर्च क्वेश्चन, भाजपा की जीतने के चांस, तो 109 प्लस, अब इसको जो मेजोरिटी में आना है तो कितना चाहिए? 350 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, कितना होता है ये? 175 और प्लस 1 यानी 176। तो 109, अब इसको जीतने के लिए कितना चाहिए? 176 माइनस 109। ये डेटा आपने कैलकुलेट करके यहाँ सेट कर दिया। अब आपको पता लगाना है कांग्रेस की जीतने के चांस, तो कांग्रेस का क्या होगा? 176 माइनस 108, यानी जो भी अब यहाँ पे आएगा तो ये क्या होगा? अब ये निर्दलीय कितने जीते हैं उनमें से कहीं ना कहीं सेट करेंगे, कितनों का इनको समर्थन मिलता है। अगर ये पर्याप्त समर्थन मिलता है तो इनकी सरकार बनेगी। अब किसकी सरकार बनेगी, ये आपके रिसर्च का क्वेश्चन था। तो उसका रिसर्च जो आपने किया उसमें ऐसा एक डेटा आपने इकट्ठा किया, तो उन डेटा पर्टिकुलर कांग्रेस की जगह कांग्रेस का पहुंचा दिया, भाजपा की जगह भाजपा पहुंचा दिया, एवरेजेस पे एवरेजेस पहुंचा दिया, आम आदमी पार्टी का निकालना है तो वो पहुंचा दिया। तो ये एक एग्जाम्पल अपन ने लिया है। तो इस तरीके से ये जो डेटा का होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब आता है टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, also known as the Gaussian distribution. The normal distribution is a symmetric and bell shaped with the mean, median and mode all coinciding at the center. Many natural phenomena follow a normal distribution. यानी जो अभी अपन ने एग्जांपल देखे वो कहीं ना कहीं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का था। नॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है बिल्कुल इसमें कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होता। अब इसमें एक वर्ड हुआ है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है? सिमेट्रिक का मतलब होता है कि प्रॉपरली एक, यानी आप किसी भी नज़रिए से देखेंगे तो उसको सही पाएंगे। यानी एक बायोलॉजिकल अगर अपन उसमें समझें तो कोई भी ऐसा मान लो एक इस प्रकार की कोई भी स्लाइड है, अगर इसको यहाँ से कट करेंगे
तो इसका दोनों पार्ट इक्वल इक्वल आएंगे, यानी मिरर इमेज एक तरीके से, तो सिमेट्री होती है, किसी भी तरीके से उसको काट के देखें तो एक जैसा पाते हैं। तो इसी प्रकार से जो इसकी जो सिमेट्रिक होती है, यानी इसका जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपकी जो कैलकुलेशंस होती हैं उसमें इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि वो हर तरीके से किधर भी से भी कैसे भी आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉपरली वो सेट होता है। और अब इसमें सेकंड जो होता है स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें मेनली जो होता है एसिमेट्रिकल होती है। एसिमेट्रिक का इसका मतलब है कि इसके जस्ट अपोजिट तरीके से इसका हो सकता है। इसमें जैसे मान लीजिए कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस तरीके से होगा कि एक तरफ तो बहुत ज़्यादा कर दिया, एक तरफ बहुत कम कर दिया। आपने सैम्पलिंग की, जैसे मैंने कल अपन ने देखा था कि किस तरीके से वो सैम्पलिंग की जाती है, तो कहीं ना कहीं पैचेस का अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि एक तरफ तो बहुत ज़्यादा ग्रुप ले लिया, एक तरफ छोटा मोटा बना दिया, तो उसमें से अपन सैम्पलिंग कर रहे हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो इसी तरीके से होता है कि एक उसमें कोई भी एक यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। तो इसमें सिमेट्री होती है और इसमें नहीं होती। तो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा ध्यान रखें, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन से, तो इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको याद रखना है कि इसमें क्या होती है, एसिमेट्रिकल वैल्यूज होती हैं। तो क्वेश्चन या तो ऐसे आएगा कि एसिमेट्रिकल वैल्यूज किस में होती हैं, तो आपको ये टाइप दिया जाएगा, ये टाइप दिया जाएगा और इनमें से भी कोई दे दिया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है इसमें होती है। इसके बाद सिमेट्रिक का पूछा जाए तो वो इसमें होती है। अब आता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इन अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन डेटा पॉइंट्स आर evenly distributed across the range of possible values resulting in a rectangular shape when plotted। यानी इसमें जो है जैसे 4 हैं आपके पास तो 2 2 इक्वली, 8 हैं तो 2 2 2 2 इस तरीके से, यानी इवनली एक प्रॉपरली हर जगह पे। इवन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि 2 4 6 इस तरीके से, ये नहीं, मतलब एक इवनली का मतलब एक सही क्रम में एक कहीं ना कहीं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक समानता, एक समान। इसके बाद आता है बाई मॉडल और मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। बाई मॉडल और मल्टी मॉडल, बाई का मतलब अपने आप में 2 है और मल्टी का मतलब ज़्यादा, ठीक है। बाई मॉडल और मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन हैव 2 और मोर डिस्टिंक्ट पीक्स और मोड्स इंडिकेटिंग मल्टीपल अंडरलाइंग प्रोसेसेस। अब जैसे अपन कई बार देखते हैं कोई भी ग्राफ होता है, तो इसमें ग्राफ में इस तरीके से होता है, आपने देखा किसी के ग्रोथ अगर आप देख रहे हैं तो वो इस तरीके से चलता है, फिर वो ऐसे आएगा इक्वल, तो ये पीक उसका मान लो इक्वल है। अब आप कोई भी स्टडी कर रहे हैं, ग्राफिकल स्टडी आपने की डेटा की, तो आप देखोगे कि ये जो वैल्यूज हैं इनकी जो टॉप पे, ये कहीं ना कहीं इक्वल थी, तो ये बाई मॉडल होता है। अब आपका जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस तरीके से होगा कि एक से ज़्यादा एक जगह पर हो सकती है, तो वही चीज़ इसमें शो करता है। इसके बाद आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें वही है जो मेजर होती है कहीं ना कहीं वो किस तरीके से होती है, मीन निकाल के हो सकती है, मीडियन से होती है, मोड से होती है, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके बाद आता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। इसका क्या मतलब होता है, इसका एक तरीके से बड़े एरिया में यानी लार्ज एरिया में फैलाव से संबंधित होता है। फैलाव का मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है डेटा का वो किस तरीके से लार्ज एरिया में किया जाएगा उसको कैलकुलेट करने के लिए होता है। तो उसमें रेंज देखी जाती है कि कितना एरिया में कितनी रेंज है, फिर उसमें वेरिएंस, उसमें यानी दोनों के बीच में एक जगह पे, 2 जगह पे, 3 जगह पे, इनके बीच में कितना डिफरेंसेस हैं, तो उन डिफरेंसेस को वेरिएंस में यानी कितना कितना इनमें अंतर है। इसके बाद आता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है बदलाव, कि इनमें कितना बदलाव आता है, एक जगह पे ये है, दूसरी जगह पे ये है, तो सेम ही जगह पे कितना बदलाव उस चीज़ में, यानी कई रिसर्च, ये हर रिसर्च के लिए नहीं होते, कोई पहली बात तो हमेशा ध्यान रखो कि किसी भी रिसर्च का डेटा अलग अलग हो सकता है। कोई मैथमेटिकल रिसर्च हो सकती है, कोई फिनोमेना कोई बाहर नेचुरल है उससे रिलेटेड रिसर्च हो सकती है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि सेम सर्कमस्टांसेस में, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे ही एक ही चीज़ अलग अलग तरीके से मान लो अगर परफॉर्म करके दिखा रही है, अलग अलग फंक्शनिंग है उसकी, तो एक स्पेसिफिक पॉइंट में उसमें क्या बदलाव आया वो ही क्या होता है, डेविएशन होता है। यानी उसमें डेल्टा से अपन उसको बताते हैं कि किस तरीके से उसमें आता है। डेल्टा से तो हालांकि कि जो मतलब डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं दो चीज़ का, लेकिन यहाँ पे जो डेविएशन है उसमें कहीं ना कहीं कितना डेविएशन उस चीज़ को मेजर कर सकते हैं, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, इसमें एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला वगैरह सब मैथमेटिकल कंसेप्ट है। इसके बाद आता है विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, यानी जो आपकी अब अपन अल्टीमेटली जो अपन पढ़ रहे थे उसमें कहीं ना कहीं ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। अब ये क्या होती है, हिस्टोग्राम्स वगैरह, बॉक्स प्लॉट्स, स्कैटर प्लॉट्स।
अब हिस्टोग्राम्स क्या होते हैं, जैसे अपनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी, यानी कोई भी फ्रीक्वेंसी है, जैसे मैंने अभी बताया फ्रीक्वेंसी किस चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, आपके अर्थक्वेक वगैरह आते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, या फिर आप हॉस्पिटल में भी देखते हैं डिफरेंट तरीके की मशीनरी होती है, उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी को रेट किया जाता है। इसके बाद आपकी आवाज़ होती है वो सारी, या फिर कोई भी किरणें वगैरह होती हैं, इनकी कई चीज़ों की फ्रीक्वेंसी होती है, कलर की फ्रीक्वेंसी होती है। तो इन चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, जो डेटा होता है विद डेटा पॉइंट्स ग्रुप्ड इनटू अ इंटरवल्स और बिन्स, यानी उनको एक तरीके से कहीं ना कहीं मेजर करने के लिए इनका यूज़ होता है। ये फॉर्म्स हैं कुछ कि इन फॉर्म्स में इनका कहीं ना कहीं देखा जा सकता है, इनको मेजर किया जा सकता है। अब आता है इंपॉर्टेंट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये भी कहीं ना कहीं मैथमेटिकल कंसेप्ट है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स क्या होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है, इसको आप मैथमेटिकल में, मैथ में आप कहीं ना कहीं आपने इसको पढ़ा होगा, वो इस तरीके का एक साइन होता है, इसको क्या बोलते हैं, आई थिंक न्यू वगैरह कुछ इस तरीके से, सिग्मा न्यू कुछ, तो इस तरीके से उसको कुछ कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं, वो अपन उसमें देखेंगे। बाकी यहाँ पे तो अपन ये पढ़ते हैं कि रिसर्च मैथोडोलॉजी में क्या है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर। अब वही स्टैट्स वगैरह को मेजरमेंट करने में, यानी मैथमेटिकल वगैरह नॉर्मली वो जो उस तरीके की रिसर्च वगैरह होती है उसमें ज़्यादा रेलेवेंट होते हैं। वेरिएबिलिटी और डिस्पर्शन ऑफ डेटा सीट, particularly when comparing data sets with डेटा सेट्स विद डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट और स्केल्स, यानी अलग अलग आप अगर मेजरमेंट्स डेटा सीट है, यानी अलग अलग क्वेश्चंस हैं आपके एक ही मैथमेटिक्स में, मान लो मैथमेटिकल आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, उसमें आपके पास अलग अलग वेरिएबल्स हैं जो मैथमेटिकल डेटा आपके पास है, तो उन दोनों में आपको डिफरेंशिएट करना है, उन दोनों में आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। तो इस तरीके से कुछ इसकी कैलकुलेशंस होती हैं, उन दोनों के बीच में आप कहीं ना कोई रिलेशनशिप कितना है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें आप ये फाइंड आउट करते हो। उसका कोई मल्टीप्लाइंग बाई 100 वगैरह, ये इस तरीके से इसमें एक फॉर्मूला वगैरह है उसका। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्डाइज, ये कहीं ना कहीं काम का नहीं है, मतलब काम का है पर अभी अपने को इसको ज़्यादा इलस्ट्रेट करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आता है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ये क्या होता है, अब अच्छे से विजिबल है आई थिंक, हाँ अभी अच्छे से आवाज आ रही है, हाँ। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज्ड इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड डेटा एनालिसिस, यानी जो भी अपनी हाइपोथेसिस होती है उसकी जो टेस्टिंग होती है, उसके अलावा जो डेटा एनालिसिस होती है, उसके ये इम्पोर्टेंट दोनों टेस्ट होते हैं। अब आती है पैरामेट्रिक टेस्ट। ये क्या होते हैं? पैरामेट्रिक टेस्ट अज्यूम दैट द डेटा कम फ्रॉम अ स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अपन ने कल दो तरीके से पढ़ा था, एक प्रोबेबिलिटी एक नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में अपन ने कहाँ पढ़ा था, उसमें देखा था कि किसी भी पॉपुलेशन जहाँ से अपन डेटा इकट्ठा कर रहे हैं तो उसके हर एक व्यक्ति का या हर एक कोई भी उसमें आइटम्स है, कोई भी पर्टिकुलर कोई भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से हर एक आइटम का, और अगर कोई पॉपुलेशन पे कर रहे हैं तो उसमें हर एक व्यक्ति का इक्वल चांसेस होते हैं किसके, वो रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के। तो वही चीज़ है ये। तो ये जो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है उसमें जो प्रोबेबिलिटी वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने देखा था कल, उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं ये टेस्ट होता है। यूजुअली द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दे आल्सो अज्यूम दैट द डेटा मीट सर्टेन क्राइटेरिया सच एज बीइंग इंटरवल और रेशियो स्केल एंड हैविंग होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का क्या मतलब होता है? एक जैसे, ऑफ वेरिएंस, सेम तरीके के कुछ वेरिएंसेस इसमें होते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट ऑफन रिक्वायर अ लार्जर सैंपल साइज टू इंश्योर द वैलिडिटी ऑफ द रिजल्ट्स, यानी ये कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है, लार्जर सैंपल साइज की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल वगैरह हैं, ये टी टेस्ट अभी अपन देखेंगे इसको, और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ये भी अपने देखेंगे, पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड लीनियर रिग्रेशन, ये अपने काम के अभी सिलेबस में नहीं है, हालांकि ये भी एक मैथमेटिकल कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस हैं जो होती हैं। इसके बाद पैरामेट्रिक टेस्ट आर मोर पावरफुल, हैव हायर स्टैटिस्टिकल पावर व्हेन द अजम्पशन आर मेड, मीनिंग दे आर बेटर एबल टू डिटेक्ट ट्रू इफेक्ट्स और डिफरेंसेस इन द डेटा। ये जो टेस्ट होते हैं ये कहीं ना कहीं जो भी डेटा से रिलेटेड है, तो ये हायर इसकी कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं अपन की एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है, इसकी स्टैटिस्टिकल पावर, यानी इसमें ये जो टेस्ट वगैरह बताए हैं इनको अगर अपन अप्लाई करके देखें तो इसका जो लास्ट में आउटकम आती है वो कहीं ना कहीं उसकी जो पावर इन द सेंस, यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया है पावर का मतलब ये नहीं है शक्तिशाली है, यानी इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्यूरेसी होती है।
वो बेटर एबल होते हैं किसके, जो भी डिफरेंस वगैरह होता है डेटा उसको मेंशन करने के। इसके बाद आता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ये कौन से, इसके जस्ट अपोजिट है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट मेक fewer assumptions about the distribution of the data. They are used when the data do not meet the assumptions required for the parametric test, such as when the data are ordinal skewed or have outliers। यानी इसका मतलब क्या है, इसका सिंपली मतलब है कि जब आप कोई भी ऐसा टेस्ट करने वाले हो डेटा पे जहाँ पे पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई नहीं होता, तो वहाँ पे किसकी बारी आ जाती है, नॉन पैरामेट्रिक की। तो नॉन पैरामेट्रिक आर आल्सो रेफर्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट बिकॉज दे डू नॉट रिलाई ऑन assumption ऑफ अ स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नो आर जनरली लेस पावरफुल। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन सा है, ये ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा है, और इसमें कौन सा कम है। तो आपको ध्यान रखना है, नॉन ये वैसे ही थोड़ा नेगेटिव सेंस दे रहा है तो कम है, और वो पॉजिटिव सेंस में। तो इस तरीके से आप एक याद रख सकते हैं वहाँ पे जब आंसर करें क्वेश्चन का। द पैरामेट्रिक टेस्ट मीनिंग दैट दे में हैव लोअर स्टैटिस्टिकल पावर। इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द टेस्ट हैव मोर स्टैटिस्टिकल पावर। तो उसमें दो टेस्ट तो ये नाम होंगे, दो कुछ भी ऑप्शन डाल देंगे उल्टे सीधे, और आपको उसमें पता होना चाहिए लोअर किसकी है और हायर किसकी है। एग्जाम्पल्स इसके होते हैं यही मैन विटनी यू टेस्ट, और ये विलकॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, और क्रूस्कल वेलिस टेस्ट, और ये स्पारमेनी, और भी कई तरीके के इसमें टेस्ट वेस्ट है। इनको अपन को ध्यान नहीं रखना है, ये नहीं आता एग्जाम में। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर ऑफन प्रेफर्ड व्हेन डीलिंग विद अ स्मॉल सैंपल साइज। अब ये भी ध्यान रखें कि स्मॉल सैंपल साइज की बात आएगी तो कौन सा यूज़ होता है, और वहाँ पे कौन सा था अभी मैंने बताया, वहाँ पे लार्जर, ये अंडरलाइन किया हुआ, लार्जर साइज का जब डेटा होता है तो उसमें टेस्ट वो जनरली किया जाता है। डेटा दैट वायलेट द अजम्पशंस ऑफ द पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, अब इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इनको देखेंगे। ये होता है कि काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, एफ टेस्ट क्या होता है, टी टेस्ट क्या होता है, और जेड टेस्ट क्या होता है। तो जो पहला है काई, द काई स्क्वायर टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। यानी वेरिएबल अपन ने देखा कि इसमें जो दो वेरिएबल होते हैं उन्हीं के बीच, ये कहीं ना कहीं सारे टेस्ट है ना वो कहीं कोई ना कोई वेरिएबल्स के बीच की ही बात करेंगे। तो इसमें मेन तो ये है, इसमें आता है कि जो भी वेरिएबल है उनके बीच में किस तरीके से सिग्निफिकेंट एसोसिएशन, यानी दोनों के बीच में क्या वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं, इस चीज़ को देखता है इन डेटा से। इट इज़ बेस्ड ऑन द काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स। इसकी एक पर्टिकुलर स्क्वायर काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स होती हैं। ये अपने एक जैसे कोई भी किसी अलग अलग जब अपन टेस्ट करते हैं तो उसका अलग अलग तरीके से रिजल्ट आता है। बिल्कुल सिंपल एग्जाम में समझे तो एक्सरे का रिजल्ट एक अलग तरीके से होता है, वो एक शीट सी होती है ब्लैक। वहीं अगर अपन ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसकी रिपोर्ट एक पन्ने पे सिंपली लिखी हुई आ जाती है। तो दोनों अलग अलग, उसी तरीके से इसका भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। तो वहीं उसी अकॉर्डिंग इसके स्टैट्स आते हैं विच मेजर्स द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज एंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज अंडर द नल हाइपोथेसिस ऑफ द इंडिपेंडेंट। इसके बाद देखते हैं द टी टेस्ट। टी टेस्ट इज ए पावरफुल टूल फॉर कंपेयरिंग मीन्स एंड डिटरमाइन द वेदर ऑब्जर्व्ड डिफरेंसेस आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। यानी जो मीन्स और डिटरमाइनिंग वेदर ऑब्जर्व डिफरेंसेस आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, यानी ये बताता है कि जो आपने ऑब्जर्व की हैं वो कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट यानी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, उसके बारे में बात करता है। इट इज़ वाइडली यूज इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग साइकोलॉजी, बायोलॉजी, एजुकेशन एंड बिजनेस। अब इस पे आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन जो बनेगा यहाँ से बनेगा, इसके फील्ड्स की बात करेगा, इंक्लूडिंग साइकोलॉजी, बायोलॉजी, एजुकेशन एंड बिजनेस टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन बेस्ड ऑन सैम्पल डेटा, इससे रिलेटेड। और जैसे इसमें देखेंगे तो जेड टेस्ट इज कॉमनली यूज वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग क्वालिटी कंट्रोल, मार्केट रिसर्च एंड मेडिकल रिसर्च टू कंपेयर सैम्पल मीन्स टू पॉपुलेशन पैरामीटर्स व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड्स डेविएशन इज नॉन। इट इज प्रोवाइड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड फॉर असेसिंग द सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन द मीन्स यू बेस्ड ऑन लार्ज सैम्पल साइज। तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा सिर्फ उसको अगर अपन अंडरलाइन करने की देखें तो वो यहाँ से बनता है कि मेडिकल रिसर्च वगैरह हो गया और मार्केट रिसर्च वगैरह हो गया। सिर्फ इसमें से इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जेड टेस्ट कब होता है और द टी टेस्ट कब होता है, और ये एफ टेस्ट क्या होता है। एफ टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज्ड टू कंपेयर द वेरिएंसेस ऑफ टू पॉपुलेशंस। दो पॉपुलेशन के बीच में किस तरीके की वेरिएंसेस हैं, और ओवरऑल वेरिएंस बिटवीन मल्टीपल ग्रुप्स, एक से ज़्यादा ग्रुप्स हैं, दो से ज़्यादा ग्रुप हैं तो उनके बीच में किस तरीके का डिफरेंस वगैरह है। इट इज़ ऑफन एम्प्लॉयड इन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ANOVA, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस।
टू डिटरमाइन वेदर देर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन मीन्स अक्रॉस डिफरेंट ग्रुप्स। इसमें कोई और खास बात नहीं है। अब आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है फ्रेंड्स? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सिंपल मीनिंग है कि कोई भी जो अपने दिमाग होता है, इससे कोई भी प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी कैसे, दिमाग, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो दिमाग से बन सकती है? जैसे आपने कोई भी कंटेंट बनाया, आजकल यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब पे नई नई कोई भी आप कंटेंट बनाते हैं और उसको डालते हैं, या फिर आप कुछ लेखक हैं तो कोई किताब लिखते हैं, आपने कोई नई किताब लिख दी, नई उसमें थ्योरीज दे दी, तो ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग की जनरेटेड चीज़ें हैं। तो आप जब दिमाग से, अगर जो जहाँ पे दिमाग यूज़ हुआ है किसी भी चीज़ को नया उसको जनरेट करने के लिए, तो वो क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी इंटेलेक्ट से संबंधित, अपने दिमाग से संबंधित। तो इसको देखते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR refers to legal rights that protect the creations of the human mind or intellect। यानी जो भी क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड और इंटेलेक्ट है, वही कहीं ना कहीं हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। द राइट्स प्रोवाइड क्रिएटर्स एंड इनोवेटर्स विद एक्सक्लूसिव राइट ओवर देयर इन्वेंशंस। यानी जो भी आप उन्होंने इन्वेंशंस और उनकी क्रिएशन है, तो कहीं ना कहीं उस पर उसका एक्सक्लूसिव राइट हो जाता है। अगर जैसे आप एग्जांपल सुनते होंगे कि अभी कुछ दिन पहले ये आपने घटनाएं होती थी कि भाई फलां पर्सन ने एक मूवी बनाई है और उसको वहाँ से चुराया है। तो चुराया, इसका क्या अर्थ है कि जैसे किसी ने कोई नोवेल लिखा, अब उसकी बिना परमिशन से अगर उस नोवेल को वो यूज़ करता है, उसकी फिल्म वगैरह उसमें बना देता है, तो वो कहीं ना कहीं उसके कॉपीराइट का उल्लंघन हो जाता है। अगर वो चाहे तो उसके लिए उसको रॉयल्टी पे कर सकता है। इसको भी अभी अपन देखेंगे। अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस है वर्ड रॉयल्टी। यानी रॉयल्टी एक ऐसी चीज़ है, वो तोड़ है। जब मैंने इंट्रोड्यूस किया तो इसका मतलब अभी मैंने बताया कि उसकी अगर कोई भी प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल राइट था उसका, जो भी उसका उपन्यास है, जो भी नोवेल है, उस पर अगर कोई फिल्म बना रहा है तो उसकी परमिशन लेगा, उसका प्रॉपर एक रॉयल्टी पे करेगा, उसके बाद वो उस पर बना सकता है। ये तो रॉयल्टी क्या हुआ? एक तरीके से एक्सेप्शनल चीज़ होगी। ठीक है। अलाउइंग देम टू बेनिफिट फ्रॉम देयर वर्क एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूज और एक्सप्लॉयटेशन बाय अदर्स। यानी मैंने कोई भी ऐसा, मेरा कोई भी लेख लिखा है, तो उसको कोई दूसरा एक्सप्लॉइट वे में, यानी कहीं ना कहीं गलत तरीके से उसको इस्तेमाल मेरे से बिना पूछे नहीं कर सकता। और ये क्यों होता है कि उससे जितने भी जो बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे, कोई भी वर्क है उसके बेनिफिट्स पे पहला हक मेरा होगा। अगर मैंने उसको क्रिएट किया, वो मेरी इन्वेंशन है, तो उस पर पहला हक मेरा ही होना चाहिए। तो प्ले क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग इनोवेशंस। अब ऐसा क्यों है? अगर मान लीजिए मैं कोई भी ऐसा नई चीज़ का, मतलब कोई भी इंटेलेक्चुअल, कोई भी इस तरीके की मैं लेख लिखता हूँ, कोई बुक लिखता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं उसका अगर बेनिफिट मिल रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या किसी भी तरीके से हो, तो मुझे उसका बेनिफिट मिलता है, तो एक दूसरे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है किस चीज़ का? नई नई क्रिएटिव होने का, नए नए ऐसी चीज़ का इन्वेंशन करने का, नई नई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करने का, उनको बनाने का। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। इंटेलेक्चुअल राइट्स में ऐसा क्यों किया गया? जैसे मान लो कि कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई बुक लिखा उसने या फिर कोई स्टोरी लिखी, उसको हम बिना उसकी परमिशन के यूज़ नहीं कर सकते। क्यों ऐसा रखा गया? ऐसा कानून कहीं ना कहीं इसीलिए बनाया जाता है कि ये प्रमोट करता है, क्रिएटिव जो आइडियाज़ होते हैं उनको प्रमोट करता है। हम रिसर्च क्यों करेंगे? अगर हमारी कोई भी, आज मैंने कोई भी नई चीज़ बनाई, तो सिंपल सी बात है, मैं कहीं ना कहीं चाहता हूँ कि उस चीज़ का मुझे क्रेडिट मिले। अगर मैं कुछ काम करता हूँ तो उसका मुझे कुछ क्रेडिट मिले। उसका क्रेडिट किसी भी तरीके से हो सकता है, वो इकोनॉमिकल भी हो सकता है, वो सोशल भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो उस चीज़ का सिर्फ एक, अब अगर मुझे अच्छी चीज़ का क्रेडिट मिल रहा है, तो सामने वाला भी देखेगा, हाँ भाई इस व्यक्ति ने ये काम किया था, इसको आज इस तरीके से उसको क्रेडिट मिल रहा है, उसको पैसा कमा रहा है, कुछ भी है, तो वो भी कहीं ना कहीं उस चीज़ से प्रोत्साहित होता है। तो वो प्रमोट करता है किसको? इनोवेशंस को, क्रिएटिविटी को एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये एक फैक्टर ये भी होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बाय इंसेंटिवाइजिंग इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस टू इन्वेस्ट इन रिसर्च। यानी जो बिजनेसेस वगैरह भी होते हैं, ये भी इन्वेस्ट करें रिसर्च में, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं उसमें बेनिफिट होते हैं। डेवलपमेंट एंड क्रिएटिव एंडेवर्स। अब इसमें दो तरीके के मेनली, वैसे तो कई तरीके के होते हैं, पर अपने सिलेबस में दो हैं। कौन कौन से? कॉपीराइट है और पेटेंट है। इसके अलावा कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे ट्रेडमार्क हो गया, इसके अलावा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वगैरह हो गया, जिसको GI कहते हैं शॉर्ट में। तो इस तरीके की और भी कई चीज़ें होती हैं। तो मेनली अपन पढ़ेंगे कॉपीराइट और पेटेंट के बारे में। तो कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट प्रोटेक्शन इज ऑटोमेटिकली ग्रांटेड। पहली बात तो ये कि अगर आपने कोई
कोई भी चीज़ का नया आपके इंटेलेक्चुअल क्रिएशन है, जैसे मैंने अभी कोई भी लेख लिखा, कोई भी मैंने स्टोरी लिखी, तो कहीं ना कहीं वो लिखते ही अधिकार क्या होता है? अधिकार वो होता है जो अपने आप आता है, इसको क्लेम नहीं किया जाता। अधिकार हम क्लेम नहीं करते। कॉपीराइट ऐसा अधिकार है जो हमारा ऑटोमेटिक जनरेट होता है, एसोसिएटेड विद द प्रॉपर्टी होता है, इसको स्पेसिफिकली किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे ही मैंने किसी भी चीज़ को क्रिएट किया, तुरंत मेरा उसके साथ साथ राइट भी वहाँ पे बन जाता है। तो यानी इसमें क्लियर लिखा है, कॉपीराइट प्रोटेक्शन इज ऑटोमेटिकली ग्रांटेड, ये अपने आप ग्रांटेड मान लिया जाता है टू क्रिएटर और ऑथर ऑफ द वर्क अपॉन इट्स क्रिएशन। जैसे ही वो क्रिएट करता है तुरंत उसको ग्रांटेड माना जाता है। द ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्शन वेरीज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वर्क, जब किस टाइप का वर्क है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने समय के लिए वो कॉपीराइट का राइट मिलेगा। इन जनरल कॉपीराइट प्रोटेक्शन लास्ट फॉर द लाइफ टाइम ऑफ ऑथर्स प्लस 60 ईयर्स आफ्टर देयर डेथ, यानी या तो लाइफ टाइम तक रहेगा या फिर डेथ के भी 60 साल बाद तक वो चलता रहता है। सर्टेन एक्सेप्शंस, अब इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। एक्सेप्शंस कैसे हो सकती हैं? जैसे मान लो मैंने एक कहानी लिखी, अब उसको रोज स्कूल में पढ़ाया जाता है। अब स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर हो सकते हैं, उसका ट्यूशन पढ़ाते हैं जैसे किसी भी सब्जेक्ट का, उसमें मेरा कोई क्रिएशन है। अब उसको जब रोज़, जैसे अभी अपने प्रेमचंद की वो नमक का दरोगा कहानी है एक, तो नमक का दरोगा, अब हो सकता है कि लोग बाग ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के उससे कमाई भी कर रहे हों, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कहीं ना कहीं कॉपीराइट का उल्लंघन है। वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ की जा सकती है, रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ की जा सकती है, टीचिंग वगैरह के लिए, रिपोर्टिंग वगैरह के लिए, और कोई भी प्राइवेट स्टडी, न्यूज़ रिव्यू वगैरह इनके लिए यूज़ की जाती है। अब जैसे मूवीज़ आती है नई नई, उनका रिव्यू करते हैं लोग, तो रिव्यू का मतलब ये नहीं है कि वो उसका कॉपीराइट जो है उसका अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, ये इसके एक्सेप्शन में आता है। ठीक है, इसके बाद आता है पेटेंट। पेटेंट प्रोटेक्ट इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस सच एज न्यू प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस और टेक्नोलॉजीज। ये प्रोडक्ट को भी करता है, उसकी प्रोसेस को भी करता है और टेक्नोलॉजी को भी करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोरोना है, कोरोना की वैक्सीन थी, हालांकि इंडिया ने इसका कोई भी पेटेंट नहीं लिया है, पर फॉर एग्जांपल कोई दूसरी ले लेते हैं, जैसे अपन तो फाइजर करके एक दूसरी वैक्सीन है, उसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो उसका जो भी उसकी कंट्री है जिसने भी उसको बनाई है, तो उसने उस वैक्सीन पे तो ले ही रखा है पेटेंट, उसकी जो भी प्रोसेसिंग है, किस तरीके से वो प्रोसेस की गई है उस पर भी, और जो भी टेक्नोलॉजी, अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी की जगह अपन यूज़ करेंगे जो भी उसका किस तरीके से इंग्रेडिएंट्स की क्या प्रोसेस है, उस पर वो क्या कर रखा है, उसने कहीं ना कहीं पेटेंट करा रखा है, यानी उसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता। तो यही पेटेंट होता है, सब जानते हैं हालांकि इसको। अब पेटेंट ग्रांट्स द इन्वेंटर एक्सक्लूसिव राइट्स टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग और इम्पोर्टिंग। यानी इन्वेंटर का ये क्या होता है, एक्सक्लूसिव राइट होता है। अब देखो इसमें ये क्या 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 करने से रोकता है, ये प्रिवेंट करता है, किसमें, मेकिंग में, यानी बनाने से, यूजिंग उसको उपयोग में करने से, सेलिंग और इंपोर्टिंग। अब यूजिंग जो होता है ये ऑथराइज्ड तो हो सकता है, अगर ऑथराइज किया गया तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, सेलिंग भी कर सकते हो, इंपोर्ट भी कर सकते हो, मार्केट मेकिंग भी कर सकते हो अगर आप ऑथराइज्ड हो। तो इसका मतलब इसका एक अपन एक्सेप्शन ले तो वो क्या होता है, ऑथेंटिकेशन, अगर आपको उसने अलाउ किया है। इन्वेंशन फॉर अ लिमिटेड पीरियड, लेकिन पेटेंट का एक खास बात यह है कि ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही होती है, जो टिपिकली 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द पेटेंट एप्लीकेशन। अब यहाँ पे पेटेंट एप्लीकेशन का क्या अर्थ है, जैसे ही ये पेटेंट एप्लीकेशन का मतलब है कि जब भी आप कोई पेटेंट, यानी आपने नई जैसे वैक्सीन बनाई, अगर आपने किसी पर्टिकुलर कोई भी बीमारी की नई वैक्सीन बना दी है, तो उसको पेटेंट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, जबकि ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली ग्रांटेड होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि जो कॉपीराइट होता है, ऐसा कौन सा अधिकार है जो ऑटोमेटिकली ग्रांटेड है, तो कॉपीराइट, पेटेंट, और इसके अलावा 2 ऑप्शन, तो आपको ध्यान होना चाहिए कॉपीराइट और पेटेंट क्या होता है, इसके लिए अप्लाई किया जाना चाहिए। इसका टाइम पीरियड अपन ने देखा 60 या उससे लाइफ टाइम, और लाइफ टाइम के बाद भी 60 ईयर्स तक का हो सकता है, और इसमें टिपिकली ये 20 ईयर्स का होता है। तो कहीं ना कहीं हम रिसर्च मेथोडोलॉजी को समाप्त कर चुके हैं मेरे हिसाब से। रॉयल्टी, हाँ, एक सब चीज़ की अभी अपन ने स्टार्टिंग में देखा कि जो रॉयल्टी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको इस वर्ड से इंट्रोड्यूस किया था, रॉयल्टी। रॉयल्टी एक तरीका का एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन का क्या अर्थ है कि जैसे मेरा कोई कॉपीराइट है, या मैंने कुछ भी पेटेंट कर रखा है, या फिर मैंने किसी भी चीज़ का ट्रेडमार्क ले रखा है, तो आप रॉयल्टी पे करके उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। रॉयल्टी एक तरीके से कहीं ना कहीं, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स होते हैं जिस व्यक्ति को, जिसकी प्रॉपर्टी है, तो वो रॉयल्टी एक तरीके से उसी में फॉल होता है।
ये जो रॉयल्टी है वो एक फाइनेंशियल हो या बोले तो इकोनॉमिकल जो उसको मिलता है, जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं उसी में होता है फॉल। तो अगर अपन उसको प्रॉपरली पे कर देते हैं तो वो व्यक्ति अपने को अलाउ कर देता है कि हाँ भाई आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे रॉयल्टी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रेफर्स टू अ पेमेंट, किस चीज़ से बात करता है, पेमेंट की बात करता है, मेड बाय वन पार्टी द लाइसेंसी और यूजर। यानी लाइसेंसी कौन होता है, जो लाइसेंस लेता है, और यूजर कार्य करता है, वो कार्य में काम में लेता है। और लाइसेंसर और ओनर या तो उसका मालिक या फिर जो लाइसेंस ग्रांट करेगा वो, या तो लाइसेंस लेने वाला और यहाँ पे काम में लेने वाला। तो अब ये वर्ड्स हैं कुछ। लाइसेंसर तो क्या होगा, जिसने उस पर्टिकुलर चीज पे उसका हक है, मालिकाना एक तरीके से हक मान लो या कैसे भी अधिकार मान लो, उस पर राइट है। तो राइट वाले जिनका राइट है वो कौन कौन हो गए, या तो लाइसेंसर हो गया या ओनर हो गया, ठीक है। और इनसे रॉयल्टी इनको कौन पे करता है, या तो लाइसेंसी हो गया या फिर यूजर हो गया। ये क्या पे करेंगे, इसको रॉयल्टी पे करेंगे, और उसके बदले में ये इनको क्या देगा, अधिकार देगा, ठीक है। ये रॉयल्टी पे करते हैं और ये उसके बदले में इनको यूज करने का या फिर किसी भी तरीके का सेलिंग वेलिंग जो भी है वो अधिकार ट्रांसफर करता है। फॉर द यूज और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क और ट्रेड सीक्रेट्स, रॉयल्टी आर टिपिकली पेड बेस्ड ऑन रेवेन्यू granted from the use of the intellectual property or a specific contractual arrangements agreed upon both parties, ठीक है। तो आज हमारा रिसर्च मैथोडोलॉजी समाप्त है। जो भी एमपैट में और अदर कोई भी एग्जाम्स हैं वहाँ पे इन्हीं टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं। मेरा मानना है कि इससे बाहर कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। पिछली जो भी अपनी 3 क्लासेस हैं उनको आप अच्छे से देखें, उसके बाद जो भी स्लाइड्स हैं उनको भी आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर यहीं उनको नोट डाउन करें पॉइंट्स को और देखें। आपको मैक्सिमम हिस्सा कवर है। सो आपने हमको अच्छे से ज्वाइन किया, हमको सुना और हमारा साथ दिया, सपोर्ट किया, और आगे भी करते रहिए। हमारी आपसे उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस हियर एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट। धन्यवाद।